पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ आयोजित रिफ्रेशर कोर्स, उसमें शामिल हुए सभी अध्यापकों को प्रथम हमारे आदरणीय मित्र अशोक कुमार जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। अपना जो रिफ्रेशर कोर्स है उसका जो सब्जेक्ट है साहित्य और समाजशास्त्र, मेरा जो सब्जेक्ट है साहित्य और समाजशास्त्र का अनुबंध, भाषाओं में शिक्षण और अनुसंधान, ये अपना मेन सब्जेक्ट है। मैं उसी को लेकर साहित्य 20-20 में थोड़ा फोन आ रहा है तो इसलिए कट हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है ठीक से सर जी? यस सर। यस सर। जी सर, जी सर। जी सर, आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि उच्चारों से विद्वत्ता और आवाज से नम्रता पहचानी जाती है। मनुष्य के जीवन में भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में से भाषा अगर अपन निकालते हैं तो मनुष्य प्राणी हो जाता है। हमारे मराठी में कहते हैं कि मनुष्य ने भाषा निर्माण की और भाषा ने मनुष्य को। इसलिए मनुष्य का जो एक प्रवास है वो भाषा के माध्यम से ही है। अगर भाषा बदलती है उसमें बदलाव आ रहा है। मनुष्य में जीवन में ही बदलाव आता है, यानी कि मनुष्य का जीवन का बदलाव और भाषा का बदलाव ये समान तरीके से चलता हुआ अपने को दिखाई देता है। भाषा बदली का मतलब मनुष्य का जीवन बदला। पहले हम बोली भाषा बोलते थे, फिर लिखित भाषा आ गई, अब डिजिटल भाषा है। आज मनुष्य का जीवन तुम देखा, आज जो जितनी दूरियां थी वो सब सिमटी हुई है। मैं आप तुमसे, आप कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, कोई नीचे से है, इधर आंध्रा से है, और मैं यहां से बात कर रहा हूं पुणे से। डिजिटल हो गया भाषा, अब कोडिंग हो गई, यानी कि भाषा में जो बदलाव आते हैं वो मनुष्य के प्रगति के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए जो भी पहला बदलाव आता है वो पहला बदलाव भाषा पर ही आता है। पहला बदलाव जो आता है ना, वो चेंज होता है, पहला चेंज होता है वो भाषा में होता है, और भाषा के माध्यम से समाज में बदलाव आता है। इसलिए भाषा, उसको समझ लेना, उसमें जो बदल हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, उसको समझ लेना। इसका मतलब मनुष्य, उसका समाज, उसका बदलाव, ये समझ लेना है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है भाषाओं में विविध शिक्षण और अनुसंधान, बहुत ही बढ़िया। इसी एंगल से मैं सामाजिक शास्त्र और साहित्य का अनुबंध क्या है ये मैं आपसे बात करूंगा। मेरी मूल भाषा जो है वो मराठी है। हिंदी में मैं बोलने की अच्छी तरह से प्रयास करूंगा। 1-2 बार मैंने प्रयास किया है, तभी आप मुझे समझ के लेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। सामाजिक शास्त्र जो है, अपन देखते हैं कि सामाजिक शास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करते हैं। ऑगस्ट कॉम्प, इन्होंने समाजशास्त्र ही संकल्पना पहले निकाली है। ये राज्यशास्त्र, फिलोसॉफी, इसके बाद समाजशास्त्र का अध्ययन हुआ है। अभी अभी ये इसका अध्ययन हुआ है, मगर ये सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि समाज में हर चीज जो घटती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। समाज जो वर्तन करता है, जो व्यवहार करता है, वो क्यों करता है? इसके पीछे कोई कारण होता है। इसका पूरा अभ्यास समाजशास्त्र के अंदर किया जाता है। उसके बहुत शाखाएं हैं, बहुत घटक है, वो अपना ये नहीं है। मगर ये जो समाजशास्त्र है, इससे समाज में जो बदलाव आता है, समाज में जो रूढ़ी परंपरा है, जो समाज की मान्यता है, उसके उसके लोगों के ऊपर क्या परिणाम होता है, उसमें चेंज, बदलाव कैसा आता है, बदलाव के घटक कौन से हैं, ये सभी घटक का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। फिर साहित्य का और उसका संबंध क्या है, अनुबंध क्या है? साहित्य के समाजशास्त्र के लिए तैयार नहीं हुआ है, या समाजशास्त्र साहित्य का कोई आधार लेके अपना सिद्धांत नहीं मानता है। तो भी अभी जब महाराष्ट्र में सामाजिक बदलाव आया, लोग कहते हैं वो बस सही है। समाज में पहले वैचारिक परिवर्तन होता है, बाद में समाज परिवर्तन होता है। तुम देखो, पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, यहां सबसे ज्यादा पहले वैचारिक परिवर्तन आ गया। परिणाम क्या हुआ? क्यों? पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आज भी किताबें छपती है, लोग पढ़ते हैं, लोग लिखते हैं। महाराष्ट्र में जो एक मूवमेंट चला समाज परिवर्तन का, महात्मा फुले हो, छत्रपति शाहू हो, अंबेडकर हो, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे हो, उससे क्या हुआ? समाज में बदलाव आ गया। और समाज में जो बदलाव आता है ना, तो वो एक चीज में नहीं आता, वो हर चीज में आता है। ये बात ध्यान में रखने की कि समाज में जो बदलाव आता है वो हर चीज में आता है। आचार विचार व्यवहार सब में वो बदलाव आता है। हाँ, किसमें ज्यादा किसमें कम, ये ऐसा होता है, मगर बदलाव आता ही है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? ये बदलाव के कारण यहां दलित साहित्य, ग्रामीण साहित्य, आदिवासी साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य, ये साहित्य प्रवाह पैदा हुए। तुम देखो, सत्यशोधक चळवळ, यानी कि महात्मा फुले की जो चळवळ थी उसका नाम था सत्यशोधक, सत्य शोधने की मूवमेंट। उन्होंने वो टाइम में 200 साल पहले, 150 साल पहले कुछ किताबें लिखी। वही हो गया बाबा साहब के मूवमेंट के बाद। उन्होंने ही अम्बेडकर जेल से आ गए, दलित साहित्य आ गया। अभी उसको क्या कहते हैं? अम्बेडकर साहित्य कहते हैं, कोई बौद्ध साहित्य कहता है। ये बात छोड़ दो। वो बदलाव आने के बाद दलित आत्मकथन आ गए महाराष्ट्र के लेवल पर। मैं ये जो सब्जेक्ट है वो महाराष्ट्र के लेवल पे आपको समझाने की प्रयास करूंगा। अब वो जो दलित आत्मकथन है, तो लोग बोले ये क्या लिखा है तुमने, हम कैसे जीते हैं, हमारे घर में कैसे रीति रिवाज होते हैं, हमारी वेदना कैसी है, हमारी समस्या क्या है, ये क्या साहित्य है क्या? लोगों ने उस पर सवाल पैदा किए, ये क्या साहित्य है क्या, इसमें गालियां आती है, ये क्या भाषा है क्या? तब जाके मराठी में सामाजिक समीक्षा, समाजशास्त्रीय समीक्षा आगे आ गई। अगर यह साहित्य की आपको समीक्षा करना है तो पारंपरिक निकष लगा के आप इसकी समीक्षा नहीं कर सकते। फिर समाजशास्त्रीय समीक्षा आ गई, तब से महाराष्ट्र में यह दौर चला है। वैसे दुनिया में ये पहले से आया था। म्हणजे तुम देखो, तेन जो है, तेन में देश काल परिस्थिति से साहित्य निहित होता है। 1864 में पहली बार उन्होंने ये बात अपने रखी, और उन्हें वांग्मय इतिहास भी लिखा। देश काल परिस्थिति से जो साहित्य निर्माण होता है उसने उसको स्पष्ट किया। मगर भारत के स्तर पर, महाराष्ट्र के स्तर पर ये 1960 के बाद आ गया।
साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि साहित्य में सामाजिक जो बदलाव है, सामाजिक जो विद्रोह है, जो संघर्ष है, जो जीने का संघर्ष है, उसकी वजह सामाजिक रूढ़ी परंपरा है। इसलिए ये जो आ रहा है लिटरेचर में, इसका अगर अध्ययन करना है, उसके बारे में कुछ लिखना है, कुछ समीक्षा करना है, संशोधन करना है, तो हमें समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति लानी होगी। और महाराष्ट्र से 1960 के बाद समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति, सामाजिक समीक्षा पद्धति बड़े जोर से आ गई। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, लिखने वाले दलित थे, मगर समाजशास्त्रीय समीक्षा करने वाले सब सवर्ण थे। ये बहुत बड़ी बात है। लिखने वाले सब दलित थे, मगर उनकी समीक्षा करने वाले जो भी लोग थे, वो सब वानखेड़े जी हो, फड़के हो, जादव हो, ये सब सवर्ण लोग थे। और उन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से साहित्य का अध्ययन करना चालू कर दिया। अभी समाजशास्त्र को जो एक सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए साहित्य की कोई जरूरत नहीं है, मगर साहित्य में समाज ऐसा होता है, समाज जो वास्तव है वो साहित्य में आता है। समाज का उसकी उकल, उसकी सिद्धांतन, उसका स्पष्टीकरण समाजशास्त्र के माध्यम से किया जा सकता है। दलित आत्मकथन में वेदना आती है, विद्रोह आता है, मगर वो रोते नहीं है अभी हमारा कैसा हो जाएगा या हमारा नसीब है वैसी बात नहीं आती। ये क्यों नहीं आती? ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्पष्ट किया जाता है। क्योंकि ये ऐसे क्यों देखते हैं हर चीज के तरफ, दलित जानियो क्या है, वो किस नजर से देखते हैं, इसका स्पष्टीकरण समाजशास्त्रीय समीक्षा से आता है। इनको लिखने की परंपरा नहीं थी, तभी ये लिख रहे हैं दलित आत्मकथन। ये कादंबरी नहीं है, ये कथा नहीं है, ये नाटक नहीं है, ये है क्या? वो बोले ये आत्मकथन है, आत्मचरित्र नहीं, आत्मकथन है। क्योंकि ये 22 साल का बच्चा ले रहा है, शरणकोण लिंबाड़े, ये 22 साल का था, अक्कर मासी करके उसका आत्मकथन आया। ये क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये मोमेंट का एक भाग है। हम कैसे जीते हैं, हमारा जीना कैसा बेहतर है, पशु से बेहतर है, ये दलित आत्मकथन पढ़ने के बाद लोगों के समझ में आया। इसलिए महाराष्ट्र में साहित्य और सामाजिक शास्त्र का संबंध बहुत जोर से, पहले ऐसा नहीं था, बहुत जोर से उसी नजर से साहित्य लिखा भी जाता है और उसका समीक्षा जो है, अपनी समीक्षा ही उसी ढंग से की जाती है। सामाजिक शास्त्र सामाजिक व्यवहार के तरफ से आता है, व्यक्ति के अंग से उसमें बदल नहीं होता, मगर साहित्य में जो है हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से लिखता है। इसलिए सामाजिक शास्त्र और साहित्य का डायरेक्ट संबंध नहीं होता, वो लगाया जाता है। मैं फिर से बोलता हूं कि यह संबंध जोड़ा जाता है, होता नहीं। होता मतलब क्या कि साहित्य में वो परिस्थिति आती है, मगर क्यों, कैसे, ये समाजशास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर से आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। मगर साहित्य एक अलग चीज है, वो एक आविष्कार है, अपने मन में जो बातें उठती है उसका जो आविष्कार है। इसलिए वो हर इसमें अलग अलग ढंग से साहित्य निर्माण होता अपने दिखता है। उसकी वृत्ति प्रवृत्ति अलग होती है। कोई विद्रोह लिखता है, कोई अलग से लिखता है, कोई प्रेम कविता लिखता है, वृत्ति अलग होती। इसलिए साहित्य का अध्ययन एक शाखा समाजशास्त्रीय अंग से है, एक शाखा। उसका सौंदर्य शास्त्र अलग है, सांस्कृतिक साहित्य और संस्कृति, यही माध्यम से ही साहित्य का अध्ययन किया जाता है। बहुत रूपकात्मक है, आस्वादक समीक्षा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि
साहित्य और समाजशास्त्र का अनुबंध लगाते टाइम अपन बहुत सोच समझ के इस तरफ देखना चाहिए कि वो ये जो है संबंध ये लगाए जाते हैं। साहित्य में बहुत सा आता है, बहुत कुछ आती है। मानसशास्त्र का संबंध आता है साहित्य से, क्योंकि हर चीज का आदमी पे परिणाम होता है और वो उसी ढंग से व्यवहार करता है। यानी कि साहित्य बहुत सी सामाजिक शास्त्रों को लेके चलता है एक साथ। इसलिए कुछ घटनाओं का, व्यक्तित्वों का स्पष्टीकरण करने के लिए इन सामाजिक शास्त्रों का उपयोग किया जा सकता है। करना चाहिए ऐसा मैंने बोल सकता। कब तक हम आस्वाद के रूप से तरफ साहित्य की तरफ देखेंगे? आस्वाद, आकलन और मूल्यमापन, खाली आस्वाद करना साहित्य नहीं है, वो पहला साहित्य था। उसमें लोग आस्वाद करते थे, ये कला है। लोग क्या कहते हैं, साहित्य एक कला है और कले का आस्वाद लिया जाता है। मगर महाराष्ट्र में वैसा नहीं हुआ। शायद दिल्ली भी, अभी तुम्हारा हिंदी बेल्ट में भी अच्छे तरह से सामाजिक शास्त्र के अध्ययन के, समाजशास्त्र के माध्यम से साहित्य का अध्ययन हो रहा है। उसी तरह से वहां भी किताबें लिखी जा रही है। झूठन हो, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं है मैं हिंदी में के, मगर मैं कुछ पढ़े साहित्य, वो आ रहा है। महाराष्ट्र के तौर पर देखा जाए कि साहित्य और सामाजिक शास्त्र के अंदर कि हर काल में एक सब्जेक्ट लेके साहित्य आता है। महाराष्ट्र में तुम देखो कि 1857 में यमुना पर्यटन करके कादंबरी आ गई, बाबा पदमन जी। 1857 लड़ाई हुई थी, सबको मालूम है। 1857 में यमुना पर्यटन कादंबरी आ गई, बाबा पदमन जी। उसमें विधवाओं का जो समस्या है वो मांडी गई थी। हम इसे महाराष्ट्र की पहली सामाजिक कादंबरी कहते हैं। उसके बाद पण लक्षात कोण घेतो, ये हनापी कादंबरी आ गई। यानी कि मराठी में जो पहले 5-6 कादंबरी आ गई वो विधवाओं को केंद्रवर्ती रख के लिखी हुई थी। अभी विधवाओं के ऊपर कादंबरी आती है क्या? नहीं आती। तब क्यों आ गई? इसका विश्लेषण समाजशास्त्र के माध्यम से ही किया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? भारत स्वतंत्र होने के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक कादंबरी आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पेशवा, ये बहुत बड़े लोग हो गए जिन्होंने भारत के ऊपर राज करने की कोशिश की। दिल्ली तक वो पहुंचे। हम भी कुछ कम नहीं थे। हमने एक इतिहास लिखा है। इस माध्यम से वो जो दिमाग में था, तभी महाराष्ट्र में ऐतिहासिक कादंबरी ज्यादा आ गई। 100-200 के ऊपर कादंबरी आ रही, ऐतिहासिक कादंबरी। क्यों आ रही है ऐसी? हर एक सरदार पे, वो सिंधिया हो, तुम्हारा गायकवाड़ जी हो, सयाजीराव गायकवाड़ जी हो, शाहू महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, इनके ऊपर सब कादंबरी आ गई। क्यों? क्योंकि वो जो अंग्रेजों का टाइम था, तब कहीं तो भी लग रहा था कि बाबा हमने कुछ किया कि नहीं, हम गुलाम क्यों बन गए। ऐतिहासिक कादंबरी आती है। आज कम आ रही है। आज उपन्यास जो है वो कम आ रहा है। वो टाइम में वो वैसे ऐतिहासिक उपन्यास आ रहे थे, पौराणिक उपन्यास आ रहे थे। कृष्ण के ऊपर हो, राम के ऊपर हो। अभी ऐसे नहीं सब्जेक्ट आ रहे। अभी सब्जेक्ट अलग है। इसकी जो उखल है, ये साहित्य के जो माध्यम है समीक्षा के, उससे नहीं होते। ये समाजशास्त्रीय, मानसशास्त्रीय, इनके शास्त्रों के आधार पर ही ये ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, ये दौर में ये उपन्यास क्यों आ रही है, ये कथा क्यों आ रही है, ये कविता क्यों आ रही है, इसका आशय ऐसा क्यों है, इसकी रचना ऐसी क्यों है। साहित्य के बाहर से देखा जाए, सामाजिक शास्त्रों के दृष्टिकोण से,
तभी अपने अपने समझ में आता है कि ये ऐसा क्यों आ गया। मैं तुम बोला कि अभी जो साहित्य आ रहा है महाराष्ट्र में, ये पूर्ण आधुनिक साहित्य आ रहा है। इनकी भाषा अलग है, भाषा बदल गई, समाज बदल गया। अब मिस कॉल हो, रेंज हो, रील हो, रिंगटोन हो, ऐसे जो शब्द है ये हमारे रोज के जीवन में आ रहे हैं, वही हम हमारे साहित्य में यूज कर रहे हैं। वो शब्द इस कालखंड का है, क्या है, इस कालखंड के शब्द है वो, क्योंकि अभी अपने पर सब पर विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रभाव है। पहले धर्म का प्रभाव था, उसके बाद समाजदारों का विचारों का प्रभाव था, आज विज्ञान का, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, इसका प्रभाव है। जाहिर है उसी के माध्यम के जो शब्द है वो हमारे रोज के जीवन में आ रहे हैं। ये रेंज में नहीं है, रेंज में आ जाओ, रिचार्ज कर लो, ये सब कविता में, कथा में, कादंबरी में आ रहे हैं। वो सब्जेक्ट वैसे आ रहे हैं। मेट्रो सिटी की जो समस्या है वो अभी साहित्य में आ रही है। इसकी उखल जो है ये समाज शास्त्र के दायरे में ही की जा सकती है, साहित्य के दायरे में नहीं। दलित साहित्य मालूम है तुम्हें कहां पैदा निर्माण हुआ? औरंगाबाद, जिसे अब छत्रपति संभाजीनगर कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने वहां मिलिंद कॉलेज निकाला था और मराठवाड़ा विदर्भ के जो लोग बच्चे थे वहां पढ़ रहे थे। और जब उन्हें बोला गया कि तुम अपने कॉलेज के अंक के लिए कुछ लिखो, कथा लिखो, बोले हम क्या लिखे? वो बोले तुम्हारा जीवन लिखो। परी सोन कांबळे हो, दया पवार हो, उन्होंने वहां अपनी जीवनी लिखी और वो मासिक में जो कॉलेज का निकलता है हर साल उसमें छपा दी। वानखड़े सर थे, वो यार ये अच्छी बात है, लिखो और लिखो। यानी कि दलित साहित्य का केंद्र पहले औरंगाबाद था, पुनः मुंबई नहीं था। बाद में वो पुनः मुंबई हो गया। यानी कि साहित्य कहां पैदा होता है, क्यों पैदा होता है? मुझे औरंगाबाद जो एरिया है वो दुष्काली एरिया है, वो बरसात कम आती है, मगर वहां कॉलेज निर्माण होने के बाद, वहां दलितों के बच्चे पढ़ने के बाद उन्होंने जो लिखना चालू कर दिया, इसलिए दलित साहित्य का केंद्र पहले औरंगाबाद था। बाद में वो पुनः मुंबई में आ गया, बाद में वो पूरा देश में चला गया। यानी कि साहित्य के जो केंद्र है वो भी बदलता है। हमारे जो मराठी में संत साहित्य बहुत है, 700 संत हो गए मराठी में, हर जात के, धर्म के। तब पैठण, मराठवाड़ा जो भाग है महाराष्ट्र में, आज वो देहाती भाग है, उसकी भाषा वो केंद्र बिंदु था। संत तुकाराम छोड़ के सभी जो संत हो गए वो मराठवाड़े के हो गए। ज्ञानेश्वर हो, संत एकनाथ हो, चोखा मेळा हो, सावता माळी हो, ये सभी संत मराठवाड़े में के थे। पैठण उनकी लैंग्वेज थी जिसको मान्यता थी। आज पैठण केंद्र बिंदु नहीं है साहित्य का, वो तो दुष्काली भाग है। आज पुनः बॉम्बे है, मेट्रो सिटी, क्योंकि अभी यहां ज्यादा कॉलेज होने लगी है, ज्यादा लोग पढ़े लिखे लोग यहां ज्यादा लिखते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। मगर मध्ययुगीन काल में वैसा नहीं था। यानी कि साहित्य का जो केंद्र होता है वो भी चेंज हो जाता है। मराठी साहित्य की जो भाषा थी वो प्रमाण भाषा थी, हम उसको बोलते कि सदाशिव पीठी भाषा, पांडरपेशी भाषा, यानी कि ब्राह्मणों की भाषा। मगर जब दलित साहित्य आ गया तब वो
अपनी बोली भाषा में लिखने लगा। मराठवाड़ी हो, वैदर्भी हो, कोकनी हो, उस भाषा में लिखने लगा, क्योंकि प्रमाण भाषा उसे आती नहीं थी। और बोले ये मेरी भाषा है, मैं उसमें लिखूंगा। इसलिए उसका जो उपन्यास आ गया, उसका जो आत्मकथन आ गया, वो अलग था। उसके समाज की, उसकी सोच की सभी चीजें वो उसके भाषाओं में विस्तृत करके आई थी। इसलिए वो उपन्यास, वो कविताएं, वो आत्मकथन सबके दिलों पे छा गए। यानी कि साहित्य प्रमाण भाषा में लिखना चाहिए, ये जो रिवाज आ रहा था मराठी में, वो रिवाज दलित ग्रामीण आदिवासी साहित्य ने तोड़ दिया। विद्रोही विद्रोही विद्रोह का मतलब क्या? सामाजिक जो चौकट होती है उसको तोड़ देना। फिर ये सामाजिक चौकट क्यों तोड़ी जाती है? समाजशास्त्र का सब्जेक्ट है। वो किस माध्यम से तोड़ी जाती है? समाजशास्त्र का सब्जेक्ट है। साहित्य है, साहित्य है संस्कार करने वाली चीज है। महाराष्ट्र में एक नाटक आया था, शारदा देवल उनके नाटककार थे। बाद में शारदा एक्ट हुआ, बाल जरट विवाह, छोटे बच्ची की शादी बड़े उम्र के लोगों के साथ की जाती थी, उसको बोलते बाल जरट विवाह। वो नाटक आ गया, वो नाटक का इतना प्रभाव पड़ गया कि शारदा एक्ट यानी कि बाल जरट विवाह बंदी आ गई। उसको नाम भी दिया शारदा एक्ट। यानी का मतलब साहित्य का समाज के ऊपर गहरा असर पड़ता है। विचार मांडने से समाज नहीं बदलता जल्दी से, मगर वो कलाकृति के स्वरूप से अगर मांडा जाए, नाटक हो, उपन्यास हो, तो उसका गहरा असर पड़ता है। मराठी में जो दलित आत्मकथन आ गए ना, पु ल देशपांडे हो या कोई भी महाराष्ट्र के लोग हैं, वो दलित आत्मकथन खुद खरीद लेते थे ज्यादा और लोगों में बांटते थे। पढ़ो, लोग यहां कैसे जीते हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो, मगर ये देखो हमारे भाई कैसे जी रहे हैं। उन्हें खाने के लिए नहीं है, वो पड़ खा रहे हैं, यानी कि मरे हुए प्राणी का मांस खा रहे हैं। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। ये उपन्यास पढ़ने के बाद लोगों की आंखें खुल गई कि अरे हम क्या कर रहे हैं, किसको अच्छा कह रहे हैं। परिवर्तन आ गया। हम बोलते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन आ गया, हम बोलते हैं बौद्धिक परिवर्तन आ गया। संत भी यही बात कहते थे, मगर जब ये साहित्य के रूप में आ गया, पूरा समाज जागरूक हुआ, तो बाहर के लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़ रहे थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हमारी गलती हो गई। इसलिए दलित साहित्य को लिखने वाले सब दलित थे, मगर समीक्षा करने वाले सब सवर्ण थे। ये बहुत बड़ी बात है। हम मानते हैं कि ये संतों का साहित्य का परिणाम है। महाराष्ट्र में जो समता आती है ना, उसका मूल जो है, उसका मूल संत साहित्य में। संत साहित्य ने ये मराठी आदमी की जो मशागत की है, इसके परिणाम स्वरूप यहां वैसा साहित्य आता है, और उसको सहन करने की ताकत यहाँ के सवर्ण में है, उसको अपनाने की ताकत यहाँ के सवर्ण में पैदा हो गई, और उन्होंने समीक्षा की। इसलिए साहित्य और सामाजिक शास्त्र, इनका अनुबंध बहुत जोर शोर से महाराष्ट्र में यह देखा जाता है। साहित्य के भाषा के जो है वो माध्यम है। यहां नामदेव ढसाळ, तुम देखो भाषा के बारे में नामदेव ढसाळ ने बहुत प्रयोग किए हैं।
दलित साहित्य हो, विद्रोही भाषा का इस्तेमाल यहां किया गया। दलित आत्मकथन की भाषा विद्रोही नहीं है, उसका आशय विद्रोही है, भाषा नहीं है, क्योंकि वो मैंने कैसा जिया ये लिख रहा है, मुझे जीने कैसा, मैंने, मेरे को जीने के लिए कैसा उन्होंने ये किया, इधर लोगों ने, वो उन्होंने लिखा है। मैं ऐसा जीना नहीं चाहता था, मगर मजबूरी के बारे में ऐसे जी रहा हूं, ऐसी बातें आती हैं। मगर दलित कविता जो है उसकी भाषा विद्रोही है, आक्रामक है। यानी कि साहित्य का जो अलग अलग उपन्यास हो, आत्मचरित्र हो, कविता हो, इस सब की भाषा अलग है, इसलिए रचने के लिए नहीं, कम शब्दों में ज्यादा मैसेज जाए, अच्छी तरीके से मैसेज जाए, इसके लिए दलित साहित्य की भाषा अलग रखी गई, जानपूर्वक, बड़े सोच के साथ। यानी कि भाषा का अभ्यास, इनका समाज का अभ्यास। भाषा का संशोधन मतलब समाज का संशोधन। साहित्य का भी केंद्र बिंदु आदमी है, इंसान है, मनुष्य है, और समाजशास्त्र का भी केंद्रवर्ती मनुष्य है। दो शाखा अलग है, इनका हेतु अलग है, मुझे मालूम है, मैं मानता हूं, फिर भी ये केंद्रवर्ती क्या है? मनुष्य है, उसका वर्तन है समूह जीवन के ऊपर। इसलिए दलित साहित्य ने अपनी भाषा जानबूझकर अलग रखी है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कभी ही विद्रोही भाषा नहीं की, कि तुम बाबा साहब को मानने वाले लोग ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल करते हो? ये बात सही है, ये बात सही है। बाबा साहब ने कभी भी अपने किसी ही किताब में, कौन से ही भाषण में कभी ही विद्रोही या गाली गलौज वाली भाषा नहीं की। उनकी प्रमाण भाषा थी, तर्कनिष्ठ भाषा थी, सैद्धांतिक भाषा थी, मानव को जोड़ने वाली भाषा थी। मगर अंबेडकर को मानने वाले लोग विद्रोही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कैसे होता है? ये सवाल उठे गए, विशेषतः नामदेव ढसाळ, बाबूराव बागुल, ये जो चोटी के कथाकार है, कवि है, इनके बारे में ऐसे सवाल खड़े किए गए। वो बोले कि नहीं, वो अंबेडकर थे, वो विद्वान थे, उनकी बात अलग थी, हम कॉमन आदमी हैं, हमारी बात रिएक्शन है, हमारी ये हमारा रिएक्शन है, ये जो हमारे साथ किया जा रहा है इसकी ही रिएक्शन है, इसलिए जानबूझकर हमने ये भाषा इस्तेमाल की। अभी कुछ मराठी की पंक्तियां हैं, मगर वो आपके समझ में नहीं आएंगे, मैं वो कहूंगा नहीं। यानी कि भाषा समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो इस साहित्य में क्या किया है? यूज किया है। म्हणजे तेंडुलकर की प्रस्तावना है गोलपीटा, गोलपीटा का मतलब है वेश्यावस्ती। नामदेव ढसाळ के कविता का शीर्षक ही वेश्यावस्ती, गोलपीटा। इनके शीर्षक, हम बोलते कि शीर्षक अच्छा होना चाहिए, सुनने में अच्छा हो, कहने में अच्छा हो, मगर या गोलपीटा, वेश्यावस्ती, विद्रोह, शीर्षक से ही शुरुआत। जो तेंदुलकर थे, उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी है। उन्होंने खुद नामदेव से पूछा कि भाई ये जो तुमने शब्द इसमें कविता में आए हैं, उसका मतलब क्या है? ऐसे बहुत से शब्द हैं जो यहां लोगों को मालूम ही नहीं थे। जो कॉमन लोग, जो दलित लोग, जो वेश्याएं इस्तेमाल करते हैं शब्द, उनकी भाषा है।
उन्हें जो भाषा है वैसी भाषा, क्योंकि वो अगर वो समाज को समझ लेना है तो उसकी भाषा समझ लेना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। इसलिए दलित साहित्य ने अपने भाषा का उपयोग किया है। अपने जो प्रतिमा प्रतीके होते हैं वो भी उन्होंने अपने ही ढंग से, अपने ही समाज के अंदर जो है उसी तरह से प्रतिमा प्रतीके यूज किया है। इसलिए उसमें एक प्रकार से हम बोलते हैं जीवंत बना, उसमें जान आ गई। लोग बोलते हैं कि साहित्य कृति ये भाषिक आविष्कार है, बात सही है। साहित्य कृति ही ये भाषिक आविष्कार ही है, मैं इससे सहमत हूं, मगर ये सामाजिक आविष्कार भी है, क्योंकि भाषा और समाज एक ही है। ये भाषा सामाजिक होती है। तुम्हें हमें वारसा हक से भाषा मिलती है, भाषा कोई मालक नहीं है, और भाषा बदलती है। इसलिए तुम देखोगे कि पहली बार जो दलित साहित्य आ गया उसकी भाषा अलग थी, आज दलित साहित्य की भाषा अलग है, ग्रामीण साहित्य की भाषा अलग है, स्त्रीवाद साहित्य की भाषा अलग है, मराठी साहित्य की भाषा अलग है। वो टाइम में जो भाषा थी उसका जो मतलब था, इससे वो समाज, उसके आचार विचार व्यवहार सब समझ में आते। इसलिए हम साहित्य को सामाजिक दस्तावेज कहते हैं। ये क्या है? सामाजिक दस्तावेज है। ये सादी बात नहीं है, ये खाली आस्वाद लेने वाली बात नहीं है, ये फूलों की बात नहीं है, चांद तारों की बात नहीं है, ये इंसान की बात, उसके जीने की बात, उसकी ख्वाबों की बात, वो कैसा जीना चाहता है, वो कैसा समाज चाहता है, इसकी बात है। यानी कि साहित्य का समाज के बदलाव में माध्यम के रूप में उसको इस्तेमाल किया है। क्यों नहीं करना? हमारे पास कोई हत्यारे नहीं है, पेन ही है, कलम ही है, और हर कोई तो वैचारिक नहीं लिख सकता, हर कोई बाबा साहब नहीं हो सकता, फुले नहीं हो सकता, शाहू नहीं हो सकता, कॉमन आदमी है, वो अपनी बात रखना चाहता है। इसलिए का साहित्य का स्वरूप ही पूरा बदल गया है। हाँ, साहित्य कला है, मुझे मालूम है, मैं मानता हूं, मगर ये कले का उपयोग समाज प्रबोधन के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए किया गया है। इसलिए ये जो साहित्य है ये कला तो है ही है, ये समाज का दस्तावेज है। वो आदमी अकेला नहीं आता। म्हणजे हम जो बात करते, बलूत जो है दया पवार का, मराठी में पहला आत्मकथन है, वो हिंदी में उसका भी भाषांतर हुआ है। उसको उसकी कक्षा के बाहर बिठाते, हम बोलते वो दया पवार को नहीं बिठाते, दया पवार एक विशिष्ट कास्ट का था इसलिए उसको बाहर बिठा दिया। ये कहानी उसकी नहीं, उसकी समाज की है। ये कहानी उसकी नहीं है, दया पवार की कहानी नहीं है, ये उसकी समाज की कहानी है। इसके उसके आत्मकथन में, उसके उपन्यासों में वो नहीं आता, उसका समाज आता है। ये बात हो गई महाराष्ट्र में, ये बात हो गई। वो नहीं आता, वो लेखक नहीं आता, उसका समाज आता है। इसलिए उसका अध्ययन सामाजिक स्तर पर ही होना चाहिए, ये डिमांड आगे आ गई। वो क्या चाहता है नहीं, समाज क्या चाहता है, वो कैसा जिया वो नहीं, उसका समाज कैसा जिया, ये बात आती। ये पहली बार हुआ महाराष्ट्र में, क्योंकि वो लेखक नहीं आता उसमें, उसका समाज आता है। और समाज शास्त्र में भी व्यक्ति को कीमत नहीं है, वो समाज का एक सदस्य है, इसी नजर से देखा जाता है। इसलिए अच्युत लोगों ने जो लिखा है, अस्पृश्य बोलो अच्युत बोलो,
महाराष्ट्र में, वो अलग ढंग से आ गया। वो सामाजिक दस्तावेज हो गया, वो समाज की कहानी हो गई, उसकी नहीं। चाहे वो कविता हो, चाहे वो आत्मकथन हो, उपन्यास हो, कथा हो, इससे पूरा मराठी साहित्य प्रभावित हुआ, साहित्य विचार प्रभावित हुआ, समीक्षा विचार प्रभावित हुआ, साहित्य समीक्षा प्रभावित हुई, क्योंकि इसका आकलन साहित्य के दायरे में करना उचित नहीं है, इससे ज्यादा है। इसके भाषा का आकलन खाली साहित्य के दायरे में किया जाना अच्छी बात नहीं, ये सामाजिक स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि जात के अनुसार भाषा होती है। महाराष्ट्र में, हिंदी बेल्ट में शायद होगी, मुझे मालूम नहीं। हर जात की अलग अलग से भाषा होती है, बोलने की ढंग अलग होती है। इसलिए साहित्य का समाजशास्त्रीय आकलन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो साहित्य का सब्जेक्ट, जो विषय है, आशय है, वो क्यों आता है वो दौर में। म्हणून मला तुम्ही मराठी में जो पहली कादंबरी आ गई 1857, जो उठाव हुआ था, विधवाओं का समस्या थी उपन्यासों में। आज वो नहीं है। आज क्यों नहीं है? यानी कि साहित्य समाज के साथ चलता है। साहित्य समाज का आरसा होता है, आईना होता है। बात सही है, साहित्य समाज का आईना होता है। इसलिए समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो चित्र जो है उमटा हुआ, वो जो प्रतिबिंब है, हम उसे अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। इसलिए सामाजिक शास्त्र का अनुबंध साहित्य से पहले से था। हमारे यहां जो वाङ्मय इतिहास लिखा गया है, हरश्री सेनोलीकर, इन्होंने एक वाङ्मय इतिहास लिखा है, मराठीचा प्राचीन इतिहास। उन्होंने कि बोला कि यहां संत साहित्य क्यों आ गया 13वें शतक में? क्योंकि यहां मुस्लिम आए थे और कॉमन लोग को धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, कैसे समझाए। संस्कृत पढ़ने की उसको मुबा नहीं थी, परमिशन नहीं थी उसकी भाषा में। इसलिए यहां महानुभाव साहित्य आ गया, इसलिए यहां संत साहित्य आ गया। लेकिन रिएक्शन है, ये साहित्य रिएक्शन है। समाज में बदलाव आ गया कि रिएक्शन आ गई। इसलिए उन्होंने तभी स्पष्ट कह दिया था कि यहां मुस्लिम आ गए, संत साहित्य निर्माण हुआ। परिणाम महाराष्ट्र फुले शाह आंबेडकर आ गए, उन्होंने सामाजिक क्रांति की, साहित्य बदला, उनकी भाषा बदली, उनका दृष्टिकोण बदला। परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र के साहित्य में जो चित्रंतर आ गया, जो पहले कभी नहीं आया था। हम बोलते हैं ना कि दलित साहित्य से क्या हुआ कि एक दलित समूह अपने स्वातंत्र की डिमांड कर रहा था, बंधुभाव की डिमांड कर रहा था, समता की डिमांड कर रहा था। बाद में ग्रामीण साहित्य आ गया, वो बोले कि हम भी पिछड़े हैं। बाद में स्त्रीवाद साहित्य आ गया, अरे हम भी पिछड़े हैं। अभी आदिवासी साहित्य आ गया। यानी कि दलित साहित्य में ये प्रभाव क्यों निर्माण हुए? सबसे पहले भारतीय स्तर पर, क्योंकि ये सामाजिक आंदोलन हुआ और सामाजिक आंदोलन का माध्यम साहित्य बना, साहित्य को किया गया जानबूझकर, क्योंकि ये सांस्कृतिक क्रांति है, सांस्कृतिक लड़ाई है, सांस्कृतिक चळवळ है, मूवमेंट है। लेकिन दलित साहित्य के बाद ग्रामीण साहित्य आ गया, ग्रामीण साहित्य के बाद स्त्रीवाद साहित्य आ गया और स्त्रीवाद साहित्य के बाद आदिवासी आ गया। अभी मुस्लिम मराठी साहित्य प्रभाव आ गया, भटके विमुक्त यानी कि एनटी, उनका साहित्य आ रहा है, मराठी क्रिश्चियन। इसका मतलब क्या? साहित्य के माध्यम से हर समूह अपनी बात रखना चाहता है, क्योंकि उनको
ये मालूम हुआ कि साहित्य के माध्यम से अगर बात मानते हैं तो वो दूर तक पहुंचती है, मन मन तक पहुंचती है, दिल दिल तक पहुंचती है। ये सांस्कृतिक लड़ाई है। इसलिए हर समूह महाराष्ट्र में साहित्य के माध्यम से अपनी बात रखना शुरू करता है। अभी अभी हमारे यहाँ जैन साहित्य आ गया, मराठी जैन साहित्य बहुत जोर से। हिंदी बेल्ट में इतने प्रभाव है कि मुझे मालूम नहीं, महाराष्ट्र में है। और इनके साहित्य सम्मेलन भरते हैं बड़े बड़े, हजारों लोग आते हैं, समीक्षा होती है, संशोधन होता है। यानी कि साहित्य की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। साहित्य का उद्देश्य जो पहले था आनंद, वो है, आज भी है, उससे और कुछ कड़ियां जुड़ने लगी। समाज परिवर्तन, मेरी बात रखना, मेरा आविष्कार, यानी कि साहित्य बदल गया। क्यों बदल गया? लोगों ने मान्य किया समाज शास्त्र के माध्यम से। क्योंकि साहित्य वाले जो लोग थे वो तो बोलते ये कला है, ये क्या लिख रहे हो तुम, साहित्य की भाषा ऐसी नहीं होती, साहित्य का आशय ऐसे नहीं होता, सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता। उनको ये करारा जवाब था, और वो जवाब सामाजिक शास्त्र के माध्यम से दिया गया। अगर वो इस माध्यम से नहीं दिया जाता तो इसको साहित्य ये साहित्य है ये माना नहीं जाता। ये माना नहीं जाता, ये साहित्य ही नहीं। पहले लोग ये साहित्य, ये बोले साहित्य है क्या, इसमें गाली गलौज आती है, अब माना जाता है, अब माना जाता है। यानी कि साहित्य की तरफ सामाजिक शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखा गया, इसलिए उसको मान्यता मिली गई कि यस यह साहित्य है, यह बदलाव वाला साहित्य है, यह परिवर्तनवादी साहित्य है। साहित्य का दृष्टिकोण बदला है, हेतु बदला है, स्वरूप बदला है, हेतु स्वरूप सब बदल गया है, ये लोगों ने मान्य किया। और आज का साहित्य अलग है, वो खाली रचने पे ध्यान नहीं देता। रचना है, रचना बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोई नहीं नकार सकता, मगर आशय ही उतनी ही बड़ी चीज है। पहले रचने को बहुत महत्व था, इतना मात्रा आना चाहिए, श्लोक ऐसे बैठना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, आशय मुझे जो कहना है वो कहना है। इसलिए चरित्र, आत्मचरित्र जो आए मराठी में वो अलग है, वो उस काल का इतिहास है। वो काल में कैसा था, क्या था, लोग कैसे जीते थे, ये सब चरित्र, आत्मचरित्र, इसमें कल्पना नहीं होती, जो है वो है। इसलिए हर जो ये है, जो कलाकार हो, तुम्हारे राजकारण में हो, समाजकारण में हो, शैक्षणिक कार्य में हो, इस सभी के चरित्र, आत्मचरित्र हजारों की संख्या में महाराष्ट्र में आ गए, हजारों के। मेरे पास इस पे पीएचडी हो गई, उद्योजक हो। ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा मेरा जीवन है, मैं भी कहना चाहता हूं। उद्योजक है, किर्लोस्कर, टाटा, इनके चरित्र आ गए। जो किर्लोस्कर इंजीनियर बना था, वो किसान था, बड़ा उद्योजक हो गया, उसने लिख दिया चरित्र उसका। उसमें मेरे अंडर एक पीएचडी हुई है। यानी कि साहित्य कौन लिख सकता है पहले, तब अलग था। साहित्य कितने लिखना है, कैसे लिखना है, अब हर कोई अपनी बात मान रहा है। पिक्चर में काम करने वाले जो कलाकार हैं, नट हो नटी हो, वो लिख रहे हैं, इस पे पीएचडी हो गई, उनका चरित्र आगे आ रहा है, वो लिख रहे हैं। यानी कि हर स्तर का आदमी लिख रहा है। एक हमाल है नगर में, मैं हूं हमाल करके उन्होंने लिखा, वो FYBA के अभ्यासक्रम में वो किताब लगा गई।
यानी कि जो मोल मजदूरी करने वाला आदमी है वो भी लिख सकता है और उसको ही मान्यता मिल सकती है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब हर कोई व्यक्त होने लगा, क्योंकि उसके व्यक्त होने जो लिखा गया है उसको साहित्य मान्यता मिली, ये साहित्य है करके। और ये सिर्फ समाज शास्त्र के माध्यम से ही हो चुका है, क्योंकि उन्हें आशय की समीक्षा की, ऐसा क्यों है, किस लिए है, और ये आना चाहिए। आज क्या दौर चल रहा है मराठी में, जो उपेक्षित लोग आज तक जिनकी तरफ देखा नहीं गया है, उनके तरफ उनका जीवन साहित्य में आना चाहिए। नामदेव ढसाळ हो, बाबूराव बागोल हो, इन्हें वेश्या जीवन मांडा है, वेश्याओं की कहानी मांडी 60-70 साल पहले। अरे वो भी लोग मंकी लेके घूमने वाले लोग उनके ऊपर, नंदी बैल लेने वाले लोग उनके ऊपर, छोटी छोटी जातियां हैं जो भटकन जाती है उनके ऊपर साहित्य आने लगा। अरे उनका भी जीवन है, जिंदगी है, उनको समझ लो। उन पिक्चर नहीं बन सकता क्योंकि लोग देखेंगे नहीं, मगर कथा हो सकती है, कादंबरी हो सकती है, लोग पढ़ सकते हैं। एक प्रकार का माहौल बन गया, एक प्रकार का प्रभाव बन गया, और मराठी में आज हर एक सब्जेक्ट पे लोग लिखने लगे, जो पहले ऐसा नहीं था। ये मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं, यानी कि साहित्य ने सभी लोगों को अपनाया है, सभी लोगों को हीरो किया है। हमारे यहाँ तमाशा होता है, गांव में जो तमाशा, लोग नाचने वाले बाया होती है, लोग लेडीज होती है, उसमें उनपे कादंबरी आ गई, उपन्यास आ गई बहुत बड़ी, उस पे पीएचडी हो गया। उसका अर्थ कारण, उनका समाज कारण, उनका यानी कि वो कौन सी कास्ट से आते हैं, उनका इनकम क्या है, वो नाचती है, पैसा कौन कमाता है। कस्बे करके हमारे दोस्त है, उनने से रिसर्च किया, यानी कि हर जो घटक है जिसको दबाया गया है उस पर लिखा गया। एक बीच में किरवंत करके नाटक आया था, प्रेमानंद गजबी ने लिखा था किरवंत, यानी कि ब्राह्मण समाज में मृतकों की जो विधि की जाती है उसकी वो कास्ट को क्या बोलते हैं, किरवंत। उनको ही अछूतों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उन पे नाटक लिखा। अभी उनके पिक्चर आ गया, ब्राह्मण क्यों ना हो मगर वो भी अछूतों की तरह उनको व्यवहार किया जाता है। ये समस्या ही है, ये सामाजिक समस्या है। समाज में किसी एक की समस्या उसकी खुद की नहीं होती, वो समाज की समस्या है। मैं हमेशा बोलता हूं, जब कोई वेश्या क्या नायक होती है कथा कादंबरी में, उपन्यास में, तब पूरा समाज खलनायक बनता है। एक औरत इस तौर पे क्यों गई, हम तुम जवाबदार है। इसी तरह हर घटक के ऊपर या कादंबरी उपन्यास आने लगी, चरित्र आत्मचरित्र लिखने लगे लोग हर स्तर पर। एक बोझा उठाने वाला हमाल वो कहानी लिखता है। ये महाराष्ट्र में हो चुका, ये सिर्फ साहित्य और समाज शास्त्र इनका अनुबंध लगाया गया। समाज शास्त्र के अनुसार साहित्य का अनुसरण, उनका संशोधन किया गया, अध्ययन किया गया, इसीलिए हो सका। इसलिए साहित्य और समाज शास्त्र इनका अनुबंध बहुत जरूरी है, अभी के दौर में बहुत जरूरी है। वो साहित्य कौन सा क्यों ना हो, साहित्य सामाजिक ही होता है, क्योंकि उसके माध्यम भाषा है और भाषा समाज का माध्यम है। इसलिए कौन सा साहित्य क्यों ना हो, वो बाल साहित्य हो, कोई भी हो, कलात्मक साहित्य हो, कोई भी हो, उसका माध्यम भाषा होता है। जब भाषा माध्यम होती है तो वो साहित्य सामाजिक ही होता है। इसलिए साहित्य की कुछ बातें, कुछ आकलन सामाजिक शास्त्रों के द्वारा ही करना चाहिए, ऐसा मैं खुद मानता हूं। पूरा नहीं,
क्योंकि साहित्य के खुद खुद की एक कोई एक दायरा है, खुद की एक सीमाएं हैं। समाज बदलाव के लिए वो सीमाएं हमने बड़ी की, वो हमारी गरज थी। मगर ये भूलना नहीं चाहिए कि साहित्य ये कला है, और उसको कले से दृष्टिकोण से ही पहली बार देखना चाहिए, बाद में समाजशास्त्र के माध्यम से उसकी उकल होनी चाहिए, आकलन होना चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ संवाद हो जाए, अब जरूर कुछ जरूर संवाद जरूर कर लें। जरूर सर, प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, कुछ जरूर साथ सर, साथ अभी इनकी जिज्ञासाएं भी अगर हैं तो कुछ जरूर सर। पूछ लेंगे। जी सर, रखें अपनी प्रतिक्रिया। किसी की कोई जिज्ञासा है या कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? हेलो। बोलिए। जी प्रमाण जी। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, आपने बखूबी दलित साहित्य के बारे में अपनी बात रखी, और जो मराठी राइटर हैं किरण कुमार लिम्बाले, हो और जो कि दलित साहित्य में एक बखूबी नाम है उनका, सरस्वती सम्मान से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया था अभी। यस यस। और तो उसमें वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमनिज्म है, मानवतावाद की बात है। और जो पहले की भारतीय ज्ञान परंपरा है वो जैसे कहती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बट वो कर्म करने के साथ साथ वो फल की भी इच्छा कर रहे हैं, तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? अच्छा, फल की बात करनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को जन्म से कुछ बहुत कुछ मिला है, और कुछ लोगों को जन्म के साथ कुछ ही नहीं मिला है। दत्ता भगत करके एक बहुत बड़े समीक्षक है, वो कहते हैं कि मुझे कर्ण से ज्यादा शरण कुमार लिम्बाड़े बड़ा लगता है, क्योंकि कर्ण अपने माँ के बारे में अच्छी बात नहीं कहता, उसको भला बुरा कहता है, क्योंकि वो शादी से पहले पैदा हुआ। अक्कर माशी का मतलब ऐसा है कि शादी के बिना पैदा हुआ बच्चा, यानी कि शादी नहीं हुई, गांव के पटेल ने उसके मां के साथ संबंध रखे और वो पैदा हुआ, उसे कहते हैं अक्कर माशी। तभी वो अपने माँ के बारे में कुछ गलत बात नहीं कहता, उसको बहुत बड़ी बात बोलता है। उसके ऊपर वो कविताएं करता है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, जिंदा रखा, क्योंकि वो शिकार थी गांव के जमींदार की, तभी उसने मुझे पैदा किया, परवरिश की। मेरी माँ बहुत बड़ी है। ऐसे लोग फल की अपेक्षा करना ही चाहिए, क्यों ना करे। वो फल की अपेक्षा नहीं है, हमें मानव की तरह प्रतिष्ठा दो हमारे तरफ, क्योंकि उसके तुम पढ़ा होगा, उसका पिताजी उसको बात नहीं करता था, क्योंकि वो शादी नहीं थी, गांव के जमींदार थे, ये दलित थी, इसलिए उसको प्रतिष्ठा कभी नहीं मिली। यानी खाने को बैठे तो भी उसको उठाते थे, उठ जा अक्कर माशी, ये गाली है। बिना बाप का बच्चा, उसको दोष क्या माँ का, उसको दोष क्या, कुछ नहीं, क्योंकि वो दलित है। इसलिए ये प्रतिष्ठा की डिमांड है, हमें मानव की तरह क्या करो, देखो, समानता दो, प्रतिष्ठा दो। इसलिए ये करना ही चाहिए, वो डिमांड ही उनकी समता उसकी डिमांड ही है। ये कुछ प्रतिष्ठा पैसा वैसा नहीं मानते, समता मानते। इंसान है, हम हमारी तरफ इंसान की तरफ से नजर से देखो, तो ये डिमांड करना ही चाहिए, क्योंकि दर्शक डिमांड करता है, समता की डिमांड करता है, बंधु भाव की डिमांड करता है, स्वातंत्र की डिमांड करता है। उसको मंदिर नहीं जाना दिया जाता, गांव में नहीं आने का, ये बिजनेस नहीं करने का, ऐसे कपड़े नहीं पहनने के, शादी ऐसी नहीं करने की। नहीं, शादी में अच्छा खाना बनाए तो भी लोग मारते, उसमें मट्टी डालते, यानी कि पैसा होना जरूर नहीं, तुम बना नहीं सकते। इसलिए वो इस साहित्य के माध्यम से, अरे भाई हम ही इंसान है, हमें समता दो, हमें प्रतिष्ठा दो, बंधु भाव,
तरस नजर से अमर देखो, ये उसकी डिमांड है और ये सही है, क्योंकि उनका हेतु ही वही है। अपने वो दुख भरी कहानी क्यों बता रहा है कि ऐसा फिर से ना हो, किसके साथ भी ना हो, भेदभाव की बात ना हो, इसलिए वो डिमांड है। सर गुड आफ्टरनून। पूरा अपन- सर जैसे आपने बताया कि जो दलित लिटरेचर है कि उसका एनालिसिस भी कुछ और लोगों ने किया जो नॉन दलित थे, यस यस तो जैसे सर मैं भी यही सोच रहा था कि ये जो जैसे जैसे हमारे पास दलित लिटरेचर आ गया, उस एक्सपीरियंस से लिटरेचर आ गया, उनकी प्रॉब्लम आ गई अब एनालिसिस के लिए। अब जो हमारे पास मेथड है वो तो अभी तक दरखीम वाला, इमाइल दरखीम वाला, जो समाज को एक यूनिट मांगता है, उसमें एक नॉर्म्स मांगता है, एक वैल्यूज मांगता है, या वो सोसाइटी को एक इंस्टीट्यूट मान के चल रहा है दरखीम। तो जो ये वाली सोसाइटी है इसमें तो दरखीम वाला कोई मॉडल फिट ही नहीं बैठता फिर। तो मुझे लगता है कि इसको एनालाइज करने के लिए कोई थ्योरेटिकल पैटर्न जो कोई क्रिएट हो, या वो किसने बनाए हैं, जहाँ जिसको हम जैसे दलित को अभी तक मैं जो जहां तक मैं करवा रहा हूं काम, तो अभी तक इसको एज ए कॉन्शियसनेस लिया गया है। मतलब वो अभी तक इज्म भी नहीं बन पाया, दलितिज्म प्रॉपर नहीं बन पाया एज ए मेथड। बस सही। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है जरा? अभी जो ये जो झगड़ा था दलित सवर्ण का, जो तुम जो बात करते हो कि वह दलितिज्म जो फिलोसॉफी के तौर पर रखना जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। पहली गोष्ट ये महाराष्ट्र से पैदा हुआ, और बाबा साहब ने जब धर्मांतर किया 56 के बाद, दलित साहित्य आ गया, मगर वो एक प्रभाव ऐसा आ गया कि अभी ये जमीरे में नहीं गिरना है। अपना बौद्ध है तो अपने बौद्ध साहित्य के जो जीवन है वो माध्यम से अपन आगे जाएंगे, उसकी एक प्रकार की मांडनी करेंगे। और ये जो उनका कारवा था, ये जो वो मूवमेंट चला रहे थे दलित साहित्य के ऊपर, उसके दर्शन के ऊपर, वो रुक गई कुछ सालों के बाद। आज तो दलित शब्द भी लोग कहने के लिए नाराज हो जाते हैं। जिनने दलित साहित्य लिखा वही बोलते हैं कि अभी उधर साहित्य नहीं है, लेकिन अपनी पहचान जो है वो अलग बता रहे हैं। इसलिए तुम जो बात कर रहे ना, वो फिलोसॉफी के तौर के माध्यम से आगे नहीं आ रहा है, वो फिर से बौद्धिज्म के तरफ जा रहा है। इसलिए उन्हें सब छोड़ दे रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, उन्हें सब छोड़ दिया है, इसलिए वो मान्य नहीं हो रही है। जो पहले 80 में 90 के बीच में हुई उतनी मान्य हो गई, बाद में नहीं हुई जी। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर रविंदर हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। आई एम फैकल्टी इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक योर प्रेजेंटेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाराष्ट्र से, यहाँ से दलित लिटरेचर की शुरुआत होती है, वहाँ से आप आए और आपने इतना अच्छा दलित लिटरेचर के बारे में आपका जो लेक्चर था। During your lecture, you said every caste has a different language. I found it quite appealing, and this is something that we can do further research on. But can you cite some books or research which has already been conducted in this area? रामनाथ चौहान, मराठी में बहुत है, एक दो किताबें हैं जो इस तरह से जात की जो भाषा है उसके तो मानते हैं। रामनाथ चौहान जो है उनके कुछ किताबें हैं। हाँ, रामनाथ चौहान जो है, और ये तुम्हारा अभी मैं तुरंत मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत सारी किताबें हैं, मैं सर के पास भेज दूंगा नाम उनके। Thank you, sir. I would like to contact you because most of my research is in this area, और जो मेरे students हैं मैं उनको भी इसी direction में research करवा रही हूँ। जरूर। तो मुझे ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एरिया लगा, क्योंकि लैंग्वेज के तौर पर मतलब हमने उसका, जैसे आप कह रहे हो कि सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, व्हेन वी
try to research about caste. So we would always, look at this domain of sociology. But yes, in the Department of Languages, I think this would make a really interesting study if you are able to take up some text from various regional languages and then try to analyze how writers from different caste, write differently. तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी जरूर, इसके बाद. जरूर मैडम, जरूर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. आपने दलित साहित्य के साथ साथ ही लैंग्वेज के टाइप्स, एक ऑर्डिनरी पर्सन की लैंग्वेज और जो एलिट क्लास है उनकी लैंग्वेज को डिफरेंसेस बताया, और लिटरेचर में कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं. ये संस्कृत में भी लें तो संस्कृत और प्राकृत दोनों, मतलब संस्कृत जो वो एलिट क्लास की लैंग्वेज थी, प्राकृत जो वो लोअर क्लास की उनकी सामान्य जन की भाषा थी. तो उनके साहित्यों को कहीं ठीक इसी तरह से हमारे राजस्थानी में भी है. डिंगल और पिंगल, राजस्थानी का 2 क्लास डिवीजन कर रखा है, डिंगल और पिंगल. डिंगल जो खास करके चारण और जो एलिट क्लास के जो पोएट्स हैं उन्होंने लिखा है, और पिंगल जो आम आदमी की भाषा उसमें लिखा है. कहीं न कहीं जो आम आदमी की भाषा में लिखा हुआ जो साहित्य है उसको कहीं न कहीं डिप्राइव्ड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, उसको मेन स्ट्रीम में उस तरह से नहीं लिया जाता है. और वो उस तरह से नहीं लेने से जो आम आदमी की जो समस्याएं जो सबके सामने आनी चाहिए, जो साहित्य जो सबके सामने आना चाहिए, वो पूरी तरह से नहीं आ पाता है. बात सही है, मगर महाराष्ट्र में अलग होगा. दलित साहित्य जब आ गया ना, वो मराठी का मेन क्या हुआ, साहित्य हुआ. जो प्रभाव आ गए, दलित हो, ग्रामीण हो, स्त्रीवादी हो, ये महाराष्ट्र में सबसे बीच में मेन क्या हो गए, प्रभाव आ गए. और जो मराठी साहित्य था वो थोड़े दुय्यम स्थान पे गया. महाराष्ट्र में ऐसा हुआ. तुम जो बात करोगे वो ये महाराष्ट्र में नहीं हुआ. पहले हुआ शुरुआती में, पहले बाद में मात्र जो दलित साहित्य है वो महाराष्ट्र में सबसे बीच में का साहित्य हुआ. हाँ, वैसे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर मतलब मैंने इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन हुआ है कि इस साहित्य के लेवल पे भी इसको एक डिप्राइव्ड साहित्य लिटरेचर कहा जा सकता है, जो लोगों ने लिखा है, बट दैट हैज नॉट बीन इनक्लूडेड इन द मेन स्ट्रीम. इट इज आल्सो टर्म्ड एज एन डिप्राइव्ड लिटरेचर. एंड और जो आम आदमी की जो समस्याएं हैं, आम आदमी का जो जीवन है और आम आदमी की जो जीवन शैली है, वो इसमें ज्यादा अच्छी तरह से उद्धृत होती है. बात सही है, सही है. राजस्थान का जो साहित्य है वो 2, खास करके जो राजस्थानी लिटरेचर वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, डिंगल और पिंगल. अच्छा. डिंगल जो चारण जो लिटरेचर है, चारणी जो साहित्य है, और खास करके जो राजाओं के इनके जो कवि होते थे, उन्होंने जो लिखा वो डिंगल में शामिल है. और आम जन भाषा और जो जन कवि थे, फोक पोइट्स थे, उन्होंने जो लिखा वो पिंगल में शामिल रहा है. और चूंकि जो सेक्शन डिंगल जो सेक्शन था वो कहीं न कहीं से राजाश्रय प्राप्त था, तो वो जो तो पिंगल साहित्य को उस तरह की वरीयता नहीं मिली. और पिंगल में भी यदि किसी का अच्छा लिटरेचर था, लिटरेचर पे बुक लिखी, जैसे एक ढोला मारू के बुक हैं, ऐसे बादरायण करके हैं, तो कई बार उनके जो लेखक के बारे में यूं कह सकते हैं असमंजस वाली स्थिति नहीं, इसने लिखा है कि इसने लिखा है, और उसको क्रेडिट नहीं किया गया. तो इस तरह की जो चीजें लिटरेचर की जो छिपी हुई चीजें हैं, या यूं कहें अपन की जो सामने नहीं है अभी भी समाज के, वो चीजें सामने आती हैं और उसको तटस्थ भाव से देखा जाता है, तो लिटरेचर में एक नया सेक्शन ऐड होता है, एक नया नॉलेज ऐड होता है. और आपने इस दिशा में इस विषय को ले जा करके हमारे लिए एक नया क्या कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन व्यू खोला है कि भाई हर तरीके से लैंग्वेज का जो है, क्या इसको लैंग्वेज पॉलिटिक्स कहूंगा मैं तो वैसे, तो लैंग्वेज की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से इफेक्ट करती है. सही है, बस बहुत सही है. आज यादव साहब नहीं दिख रहे. आज यादव साहब जम्मू में बर्फ पड़ गई क्या ज्यादा? सर हैं. यादव जी कहाँ चले गए आप? कोई नाराजगी है क्या? क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आप? नहीं सर, नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है. है सुन ना, रहा हूँ. हमारे साथ ही जुड़ो है ना. हाँ, लिंक में है सर. चलो बस हमें इतना ही बहुत है, लिंक में ही रहे, लिंक है तो सब कुछ है. हाँ सर, सर, एक में जो आपसे क्वेश्चन करना चाहता है कि जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है लिटरेरी थियरी का, वो लिटरेचर के अलावा बाकी जितनी भी चीजें जो किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है उसको एज ए टेक्स्ट देखता है, चाहे वो फूड हैबिट्स हो या किसी अकाउंट्स वाले की बुक हो गई या कोई कलाकृति हो गई, हर एक को
तो जो भी आर्टिकल जिससे कि वोट फ्रॉम वेयर एवर वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन, वो सभी उसमें एज ए टेक्स्ट इंक्लूड किया जाता है। तो आपका जो समाजशास्त्र है वो उसके बारे में क्या कहता है? मेरे को आपका जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया। न्यू हिस्टोरिसिज्म करके एक थियरी है, अच्छा, वो टेक्स्ट के हर एक तरह के टेक्स्ट को एज ए सोर्स ऑफ स्टडी काउंट करती है, एज ए लिटरेचर काउंट करती है। हाँ, प्रवीण सर भी शायद सुन रहे होंगे, सर का भी थियरी पेपर अच्छा है, मतलब जो तो ये जो लिटरेरी टेक्स्ट जो है, जो समाजशास्त्र, जैसे समाजशास्त्र और साहित्य का जो अनुबंध है, हाँ प्रवीण सर आगे दिख रहे हैं, तो समाजशास्त्र और इसका लिटरेचर का जो इंटर रिलेशन है, उसमें बाकी टेक्स्ट के लिए समाजशास्त्र क्या है, उसके लिए कोई थियरी कैसे बताता है क्या कि भाई जो समाजशास्त्र की जो पढ़ने के जो मेथड हैं वो लिटरेचर की इसमें शोध में भी इंक्लूड होते हैं क्या? नहीं। जैसे कल्चरल स्टडीज हैं, वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज हैं, चाहे वो हिंदी के स्टडी वाले हैं चाहे इंग्लिश वाले हैं, वो सभी कल्चरल स्टडीज में किसी भी टेक्स्ट को लेके उस पर काम करते हैं, किसी भी एरिया को इंक्लूड करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी जो मेथड है आजकल पढ़ने का या रिसर्च का, वो इसमें समाजशास्त्र को कैसे इंक्लूड करता है? सर ये कल्चरल स्टडी में आ जाएगी ये स्टडी। हाँ जी सर, जी सर। क्योंकि कल्चरल स्टडी जो पहले वाले जो करते थे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वाले, जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वाले करते थे, वो सोसाइटी को एक एज ए स्ट्रक्चर लेते थे, जो स्ट्रक्चरल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वाले थे। लेकिन ये जो आए हैं अब हमारे पास जो कल्चरल स्टडीज, जिसमें आप न्यू हिस्टोरिसिज्म को भी ले सकते हो, तो वो सारे ही वो उसमें जो ऐसे सबाल्टर्न सोसाइटी थी उनकी ही आवाज बन रही है वो बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पंजाब में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में ट्राइब्स के ऊपर काम हुआ है, पंजाब के ट्राइब्स के ऊपर, और वो पंजाब के ट्राइब्स के ऊपर वो जो ट्राइब्स हैं वो पंजाब में बेसिकली ये वैसे ट्राइब फ्री स्टेट बताया गया है 1980 से, लेकिन यहाँ पे 12 पंजाब में ट्राइब्स हैं जिन पे 5 PhD अभी तक उनकी लैंग्वेज और उनकी रिचुअल्स पर हो चुकी हैं। तो क्योंकि जैसे पंजाब में ट्राइब्स हैं, सांसी ट्राइब्स है जो राजस्थान में भी है, बाजीगर ट्राइब है, बौरिया ट्राइब्स हैं, तो इनकी लैंग्वेज के ऊपर पूरी की पूरी PhD सबमिट है और यहाँ अपने शोध गंगा पे पड़ी हुई है इस टाइम पे। तो लेकिन उन्होंने जो मेथड लिए इसको एनालाइज करने के, वो नए लिए हैं, बिल्कुल नए। क्योंकि अगर आप, हाँ जी, वो तो मतलब जो ये आप न्यू हिस्टोरिसिज्म की बात कर रहे हो, मैं भी उस पे काम करवा रहा हूँ इस थ्योरी पे, तो मतलब इसमें वो चीजें सारी कवर हो जाती हैं। तो सर उसमें मतलब सोशियोलॉजी का भी सर एक बहुत बड़ा, मतलब अपने लिटरेचर की जो रिसर्च है उसमें सोशियोलॉजी भी एक अच्छा सा पार्ट शामिल हो गया उसमें, देखा बिल्कुल रहेगा डॉक्टर साहब। अगर आप फील्ड वर्क पे करते हो, जैसे फोकलोरिक एनालिसिस है, जैसे यहाँ हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में कल्चरल स्टडी है, जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज भी है, तो मतलब वो पार्ट ही बन चुका है डिपार्टमेंट का, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है ऐसे ही। तो अब अगर आप लैंग्वेज फैकल्टी से भी हो, यू कैन डू फील्ड वर्क, आप फील्ड वर्क कर सकते हो। तो वो अब उसमें सोशियोलॉजी से उसको कैसे अलग करना है, वो ऐसे होगा क्योंकि जो डिग्री होगी वो उसकी आर्ट्स फैकल्टी में मिलेगी उसको, सोशियोलॉजी की, लेकिन ये जो डिग्री है बच्चे को वो लैंग्वेज फैकल्टी में मिलेगी। हाँ, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज फैकल्टी आर्ट्स फैकल्टी में डाली हुई है उन्होंने, जो मुझे पता है जहां तक। I would like to add a point here, sir. That the new historicism that sir was talking about, it actually emphasizes the idea that literature should be studied and interpreted within the context of the historical and the cultural conditions. Wherever it is produced and wherever it is being, received or recepted. So every text and context, there is some sort of interconnectedness. I think that is what he was talking about. That exactly, and today's lecture has opened a new area for the Marathi literature for us, ma'am. Absolutely. Yes, exactly. Today's lecture has given a new views about that Marathi novel. जी डॉक्टर वर्मा जी, बिल्कुल आप जो है सही कह रहे हैं, लेकिन अब सुई जो है हमें
इजाजत नहीं दे रही, क्योंकि भोजन के लिए आप बैठे हैं सुबह के। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी जो है, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें आप, उसके बाद जो है फिर हम। प्रोफेसर राजबाहु बल्लभमई जी ने हमें बहुत ही अच्छा लेक्चर जो दिया है। उन्होंने बहुत सारी जो दलित लिटरेचर के बारे में जो बहुत सारी चीजें रिसर्च में अभी नहीं आई, तो उनको वो हमारे सामने लेके आए हैं और एक नया फील्ड उन्होंने सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए खोला है, ताकि हम इस एरिया में भी सोच सकें और रिसर्च कर सकें। तो एक तो उन्होंने बहुत अच्छी बात मेथड के लेवल पे कि सोशियोलॉजी के एंगल से इसको कैसे ले रहे थे, और अब आप एक कम्युनिटी की जो उसकी एक अपना एक ईडियम होता है, जो लैंग्वेज का ईडियम है, उस पे भी आप पूरे का पूरा काम जो है करवा सकते हैं। सो इनका ये जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी इस लेक्चर की कंट्रीब्यूशन रही है। तो मैं मदन मोहन मालवीय सेंटर और हमारे जो इस सारे कोर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्रोफेसर अशोक जी की तरफ से, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग कॉलेजेस की तरफ से, मैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे से भी जो भी पार्टिसिपेंट है वो आपसे कांटेक्ट करके आपके कार्य का जो लाभ है वो लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आपने एक नए आयाम जो है प्रस्तुत किए हैं, और मुझे लगता है कि कुछ जो पूरे देश से जो प्रोफेसर साहिबान जुड़े हैं उनको कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर मिली है। और मेरा मकसद भी यही होता है कि जो भी लेक्चर यहाँ एक्सपर्ट आए, देखिए जो भी एक्सपर्ट आता है कुछ ना कुछ तो नई चीज लेके आता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ ज्यादा ले आता है, कुछ कम लेके आता है, इतना ही फर्क है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हम ये नकार दें कि तेरे पास तो कुछ ही नहीं है। वो मुझे लगता है कि कोई ईमानदारी का जो है आप मूल्यांकन नहीं है। वो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा किसी के पास। तो आपने बड़े सुंदर तरीके से, क्योंकि मैं पहले भी आपको अम्बेडकर सेंटर पे हमने आपको सुना था, और आज भी आपने साहित्य और समाज शास्त्र के साथ जोड़ के जिस तरह से भाषाओं को व्याख्यायित किया है, मुझे लगता है कि हमारे सभी प्रोफेसर साहिबान को जो है कुछ ना कुछ नया चीज मिली होगी। मैं अपनी ओर से भी आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आप जो है अब अनम्यूट हो जाएं, आप मैडम के साथ बैठ के भोजन करें। अब आप मैं कुछ 2-3 मिनट इनके साथ जुड़ूंगा, क्योंकि अभी समय है हमारे पास। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो है अब अनम्यूट हो सकते हैं। आप जो है जरूर जरूर आज के लिए, हेलो।